अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 9 जो हमने स्टार्ट किया था। उस चैप्टर नंबर 9 का जो हमारे पास कार्डिक साइकिल है, कार्डिक साइकिल ये बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एससीक्यू में आता है। या इसमें जो हमारे पास ये वाली डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, ऑस्फी के लिए मतलब एग्जामिनर की बहुत फेवरेट है। ऑस्फी के लिए ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये वाली हमारे पास डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आप अपना जो है इस जो हमारे पास डायग्राम, ये वाली डायग्राम है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। इतनी डायग्राम नहीं है, मुश्किल नहीं है देखने में, ये काफ़ी आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो हम अपने कार्डिक साइकिल के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्डिक साइकिल क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखें यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा करती हूँ। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में हमारे पास एक कार्डिक साइकिल क्या है, यानी हमारे पास एक कार्डिक साइकिल क्या है, हमारे पास एक बीट है। एक बीट किस तरह के देखें, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्डिक साइकिल है, तो इसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारे पास डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक कार्डिक साइकिल। यानी ये हमारे पास एक बीट है, ये हमारे पास दूसरी बीट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम बात करें, ठीक है, अगर हम एक बीट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इसे एक बीट भी ले सकते हैं, इसको दूसरी बीट ले सकते हैं। तो ये जो एक बीट है ये हमारे पास क्या होगी, एक कार्डिक साइकिल होगी, ठीक है। इसमें उन्होंने कार्डिक साइकिल की इस तरह बात की हुई है। अब हम ना फर्स्ट सबसे पहले इसको ना देख लेते हैं, बुक से रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द कार्डिक इवेंट दैट अगर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, हमने डिस्कस किया कि एक हार्ट बीट की फॉर एग्जांपल हम ये भी बिगनिंग पॉइंट ले सकते हैं। मैं आपको दूसरे कलर से ज़रा शो करती हूँ, हम इसको भी बिगनिंग पॉइंट ले सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल इसको भी बिगनिंग पॉइंट ले सकते हैं। अगर हम इसको बिगनिंग पॉइंट लेंगे तो यहाँ तक जो पॉइंट होगा ये हमारे पास एक हार्ट बीट होगी। अगर हम इसको बिगनिंग पॉइंट लेंगे तो यहाँ तक जो पॉइंट होगा वो हमारे पास एक हार्ट बीट होगी। अब उन्होंने इसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास हार्ट बीट इतनी होगी। अब हम बुक से डिस्कस कर रहे थे कि हमने डिस्कस किया है ईच, जो आगे डिस्कस करते हैं, ईच साइकिल इज़ इनिशिएटेड बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या कह रहे हैं, ईच साइकिल इज़ इनिशिएटेड बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का आपको मतलब पता है कि खुद ब खुद, आपको पता है कि जो हमारे पास हार्ट बीट होती है वो खुद ब खुद होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, मतलब हम खुद नहीं करवाते उसको, हम खुद नहीं उसको मैसेज भेजते कि अब तुमने हार्ट बीट करती है, बल्कि हमारे पास ये कंटिन्यूसली होती रहती है। अब हमने डिस्कस किया ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, ज़ाहिर है हार्ट बीट होगी तो कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा। अब वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, साइनस नोड। अब आपको पता है कि हमारे पास जो हार्ट है ना उसमें ऑटोरिदमिसिटी है। ऑटोरिदमिसिटी क्या है कि वो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल जितने भी हैं ना वो हमारे पास खुद अपने हार्ट सेल्स जो खुद जनरेट करता है। तो इसमें जितने भी हमारे पास यहाँ पे नोड्स वगैरह प्रेजेंट है ना, हम हार्ट में डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो है एसए नोड, एवी नोड, ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहाँ से जनरेट होगा, साइनस नोड में से। सबसे पहले हमारे पास साइनस नोड से जनरेट होगा, एवी से भी जनरेट होगा, लेकिन हम वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। हमारे पास कुछ पैथोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से फिर साइनस नोड की बजाय हमारे पास एवी नोड में जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब इन्होंने ये हम चैप्टर 10 में आगे इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ेंगे कि हमारे पास साइनस नोड में एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट होगा। दिस नोड इज़ लोकेटेड इन द सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक हार्ट है, ठीक है, ये इसका है राइट चैम्बर। तो आपको पता है कि जो एसए नोड है ना ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एसए नोड हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं आपको किसी और कलर से जो है इसको ज़रा ज़्यादा शो हो जाएगा वो दिखाती हूँ। हमारे पास जो एसए नोड है ये हमारे पास, आपको पता है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ठीक है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम में ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एसए नोड प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो राइट एट्रियम का उन्होंने क्या बात की हुई है कि हमारे पास जो सुपीरियर, ये जो उसका सुपीरियर पोर्शन है, यानी अपर वाली साइड पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये एसए नोड प्रेजेंट है अपर वाली साइड पे राइट एट्रियम के नियर द ओपनिंग ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा आना है। तो सुपीरियर वेना केवा की जो इन साइड वाली ओपनिंग है ना उसके करीब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, उसके करीब हमारे पास जो है एसए नोड प्रेजेंट है। ये हमने बात कर लिया। आगे आप जाके बहुत इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह ये सारा प्रोसेस होगा, किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कहाँ तो ये प्रेजेंट है। तो अभी बस आप इतनी बात को याद रख लें, कार्डिक साइकिल क्या है। आगे है बोथ एट्रिया एंड देन सॉरी कहाँ थे हम, जो है हमारे पास सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में जनरेट हो गया, प्रेजेंट है हमारे पास एसए नोड नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल फ्रॉम द एसए रैपिडली थ्रू बोथ एट्रिया एंड थ्रू द एवी बंडल इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास है, जल्दी हम कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट एट्रियम प्रेजेंट है, ये राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको पता है, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है।
तो हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सुपीरियर जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एस ए नोड। एस ए नोड तो इन्फीरियर सुपीरियर प्रेजेंट है, और जो हमारे पास क्या है ए वी नोड है वो हमारे पास इन्फीरियर प्रेजेंट है, ठीक है। तो राइट एरियम की इन्फीरियर प्रेजेंट है। तो एस ए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल ने कहाँ पे जाना है, वेंट्रिकल में, इस ए वी नोड में। ए वी नोड से आगे जाके हमारे पास कुछ बंडल्स आगे हैं आते हैं, उन बंडल्स के थ्रू बंडल्स आएंगे, फिर पुरकिंजी फाइबर्स आएंगे, तो फिर उन बंडल्स के थ्रू हमारे पास सारे वेंट्रिकल्स में है जो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल अपनी हार्ट के वॉल्स तक पहुंच जाएगा। इस तरह ये वेंट्रिकल से ऐसे में जाएगा ए वी, ऐसे से कहाँ जाएगा ए वी से कहाँ जाएगा, ए वी से हमारे पास जाएगा पुरकिंजी फाइबर्स, और फिर हमारे पास सारे जो वेंट्रिकल्स हैं ना उनकी तरफ ये मूव हो जाएगा। इसमें उन्होंने ये बात की है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। AV node, because of this special arrangement of the conductive system from the atrium to ventricle, there is a delay of more than 0.1 सेकेंड। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास 0.1 सेकेंड का डिले होता है वो बेसिकली हमारे पास किस वजह से होता है कि हमारे पास एट्रिया ज़्यादा पहले कंट्रैक्ट कर जाए और वेंट्रिकल बाद में कंट्रैक्ट कर जाए। इसलिए जो ऐसे नोड हैं उन्होंने एट्रिया को पहले मैसेज करना है कि तुम कंट्रैक्ट कर जाओ। जब वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे तो 0.1 सेकेंड के डिले के बाद जो हमारे पास वो वेंट्रिकल में मैसेज जाएगा कि चलो वेंट्रिकल्स अब तुम जो है वो क्या करो, कंट्रैक्ट करो। इससे आपको पता है कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, यही बात की है। अब उन्होंने कहा हुआ था एरिया एक्ट एज अ प्राइमर पंप। प्राइमर पंप क्या होता है कि जो सबसे पहले पंप करेगा, यानी जो आगे से मैसेज कन्वे करेगा, पहला जो प्राइमर होता है, मतलब जो प्राइमरी रोल प्ले करता है, वो हमारे पास एट्रिया है। ठीक है, अब ये बात की है उन्होंने। इसके अलावा कार्डिक साइकिल की बात उन्होंने की है कि कार्डिक साइकिल में क्या है, हमारे पास डायस्टोली और सिस्टली प्रेजेंट है। डायस्टली और सिस्टली हमारे पास दो कंट्रैक्शंस, दो मूवमेंट्स हैं हार्ट की। कौन कौन सी हैं? डायस्टली और सिस्टली में क्या है कि डायस्टली की पहले बात की कर लें। द कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्सेशन का जितना भी टाइम है, रिलैक्सेशन ये अगर एट्रिया है, एट्रिया रिलैक्स तब होगा जब हमारे पास ब्लड आ रहा होगा। तो ब्लड जब आ रहा होगा वो सारा रिलैक्सेशन का पीरियड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डायस्टली कहेंगे। इसको हम कहेंगे डायस्टली। ठीक है, डायस्टली। और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी कौन सी होगी, ड्यूरिंग विच द हार्ट फिल्स विद ब्लड, यानी डायस्टली में जो हार्ट है वो ब्लड उसमें वह फिल हो जाएगा। और फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन क्या होगा कि कंट्रैक्शन हमारे पास सिस्टली क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा कि जब हमारे पास ब्लड सारा फिल हो गया था ड्यूरिंग जो डायस्टली, और उसके बाद जब सिस्टली होनी है तो फिर ये हार्ट ने कंट्रैक्ट किया है और ये ब्लड हमारे पास सारा वापस आ गया है। ये दो हमारे पास कार्डिक साइकिल के मूवमेंट आती हैं। अब हम बात करते हैं द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल इंक्लूडिंग सिस्टली एंड डायस्टली इज अ रेसिप्रोकल ऑफ हार्ट बीट। इसको रेसिप्रोकल ऑफ हार्ट रेट भी कहते हैं, या इसके अलावा हम इसको कार्डिक साइकिल भी कहते हैं। यानी हमारे पास जो कार्डिक साइकिल है ना उसमें हमारे पास सिस्टली भी आएगा और डायस्टली भी आएगा, लेकिन ये दोनों हमारे पास एक एक आएंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास डायस्टली और सिस्टली की बात करें तो क्या है कि अगर देखें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो 1 मिनट में जो टोटल हार्ट रेट होता है ना, आपको पता है एवरेज है वो 72 बीट्स पर मिनट है। तो ये तो टोटल एवरेज हार्ट रेट है ना। लेकिन अगर हम एक कार्डिक साइकिल की बात करें या एक रेसिप्रोकल ऑफ हार्ट रेट की बात करें तो हम 1 को 72 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास 1 को 72 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.0139 वैल्यू है। अगर उसको सेकेंड में कर दिया तो 0.83 सेकेंड पर बीट में ये वैल्यू आई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हुई, हार्ट रेट की वैल्यू हो गई। ये हमने हार्ट रेट की, अगर आपको फॉर एग्जांपल कार्डिक साइकिल का पूछा जाए तो आप बस इसमें डायस्टली कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन लिख रहे हैं, डायस्टली लिख रहे हैं, सिस्टली लिख रहे हैं और ये एग्जांपल सारी लिख दें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फिगर 9.7, हम फिगर 9.7 देख लेते हैं कि कौन सी है। ये हमारे पास फिगर 9. ये है हमारे पास फिगर 9.7। इसमें ये जो है इसको हम डिस्कस करते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है द फिगर 9.7। सबसे पहले आप इस फिगर को देख लेना। इस फिगर में क्या है, इस फिगर में सबसे पहले हमारे पास एओर्टिक प्रेशर है, यानी जो हमारे पास एओर्टा में प्रेशर होगा जब हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जब ब्लड नहीं जाना है एओर्टा में, तो हमारे पास जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, एओर्टिक प्रेशर। फिर हमारे पास जो ये प्रेशर है, ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है डॉटिंग लाइन में, ठीक है, ये आपको ब्लैक डॉटिंग लाइट जो नज़र आ रही है, ये हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर है, यानी जो एट्रियम में प्रेजेंट है प्रेशर उसको हम एट्रियल प्रेशर कहेंगे। अब ये जो सारी आपको रेड लाइन शो हो रही है ना, ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रिकल प्रेशर है कि वेंट्रिकल में जो भी प्रेशर है, जब ब्लड आएगा तो फिर उस ब्लड में आने के बाद जब उस ब्लड ने एओर्टा में पंप करना है तो वेंट्रिकल में जो प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल प्रेशर।
अब वेंट्रिकल प्रेशर के बाद जो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, तो फिर वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम का होगा वो ये ब्लू लाइन डिस्कस किया हुआ है, ये वेंट्रिकल वॉल्यूम है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास ईसीजी आती है, ये कब डायस्ट्री और सिस्ट्री आपको पता है पी क्यू आर एस टी वैल्यू ही होती हैं। ये आगे हमारे पास डिटेल चैप्टर है, चैप्टर 11, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा दे दूँगी। उसके बाद हमारे पास एक फोनोग्राम है, ये भी हमारे पास क्या है, इसमें के थ्रू भी हमारे पास जो है छोटी छोटी सी वेव्स नज़र आती हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ब्लड का जो ब्लड किस कंडीशन में है, ठीक है। ये बात की है उन्होंने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है इस पैराग्राफ में, 9.7 के इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या कहा है। सो बेसिकली उन्होंने हमें कहा है कि शोज़ द डिफरेंट इवेंट्स हमने देख लिए ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात की है उन्होंने, लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि द 3 टॉप्स हमने डिस्कस कर लिया। एओर्टा में जो प्रेशर है उसकी लेफ़्ट वेंट्रिकल या लेफ़्ट एट्रियम, एओर्टा, लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। आगे जो 4th कव है डिपिक्ट्स द लेफ़्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम को उसने डिस्कस किया। 5th वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमने देख लिया, और 6th वाला जो है वो हमारे पास किसके, फोनोग्राफ, यानी फ़ोन मतलब फोनोग्राफ ये है कि इसमें हम ना मतलब वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारे पास वेव्स आएंगी ब्लड की, हम उसको सुनेंगे कि मतलब उसमें किस तरह की हमें वेव्स आएंगी, किस तरह ब्लड पंप कर रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा ब्लड ठीक हालत में है कि नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग द हार्ट रेट डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉमन चीज़ है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या है। लेकिन हम एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हेन द हार्ट रेट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ द ईच कार्डिक साइकिल्स डिक्रीजेज। जाहिर है, अब आप देखें, अब एक कॉमन सेंस की बात है कि हार्ट रेट हमारे पास क्या था, पहले 72 बीट्स पर मिनट था, लेकिन हमारे पास हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट की बजाय हो गया 90 हो गया, तो ठीक है। अब आपने अगर एक कार्डिक साइकिल को देखें, एक कार्डिक साइकिल हमने कैसे निकाला था, 1/72 और 1/90। अब 1/90 को आप डिवाइड करें और 1/72 को डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू किसकी छोटी आएगी। ऑफ कोर्स जो है वो हमारे पास 1/90 की वैल्यू ज़्यादा कम आएगी। तो इस तरह क्या हुआ, 1/90 की वैल्यू कम आई तो मतलब क्या हुआ, क्या डायस्टली और सिस्टली का जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया। तो हार्ट रेट का जो हमारे पास एक हार्ट रेट थी, यानी ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डिक साइकिल, वो हमारे पास कम हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंक्लूडेड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज़ को मिला के हमारे पास एक टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया इसमें। द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड द पीरियड ऑफ द कंट्रैक्शन आल्सो डिक्रीज, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल मतलब अब एक्शन पोटेंशियल ने जो है वो जल्दी जाना है, जल्दी जाके अपना जल्दी उसने काम करना है, तो एक्शन पोटेंशियल का भी काम डिक्रीज़ हो गया। या हमारे पास जो फिर एक्शन पोटेंशियल जल्दी आ रहा है तो फिर कंट्रैक्शन भी जल्दी होगी, तो फिर हमारे पास उनका टाइम पीरियड भी, कंट्रैक्शन का टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। यही बात की उन्होंने, बट नॉट ग्रेटली एज अ परसेंटेज एज जस्ट द रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। बेसिकली हम इसमें इन्होंने ये बात की है, देखिए डायस्टली का ना टाइम पीरियड पहले ही कम होता है, ठीक है। डायस्टली का टाइम पीरियड पहले ही कम होता है और सिस्टली का टाइम पीरियड, डायस्टली का हमारे पास टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 0.1 होता है और डायस्टली का हमारे पास 0.4 होता है। सॉरी, डायस्टली का हमारे पास 0.1 होता है और सिस्टली का हमारे पास 0.4 होता है। अब 0.1 पहले ही कम है तो 0.1 में ज़्यादा कम चेंज आएगा ना, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बात की है कि डायस्टली हमारे पास कम हो जाएगी, डायस्टली हमारे पास ज़्यादा कम हो जाएंगे। आगे उन्होंने क्या बात की हुई है, एट नॉर्मल रेट ऑफ 72 हार्ट बीट सिस्टली उनको उन्होंने बात की हुई है कि 0.4 सेकेंड की होती है, और 3 टाइम्स अगर हम उसको बढ़ा दें, मतलब उसको 3 टाइम्स कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.657 सेकेंड की हो जाएगी, ठीक है। यही उन्होंने बात की है। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा हुआ है, इंटायर कार्डिक साइकिल दिस मीन द हार्ट बिगिंस एट वेरी फास्ट डज नॉट रिमेन रिलैक्स लॉन्ग इनफ टू द कंप्लीट, मतलब इसमें यही बात है कि हार्ट रेट जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जो है किस तरह इफेक्ट होगी, और जो कंट्रैक्शन का पीरियड है वो हमारे पास इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना हमारे पास रिलैक्सेशन का पीरियड इफेक्ट होगा। अब हम इस डायग्राम को, अब उन्होंने क्या किया हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देख लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ शोज़ द PQRST फेज़। यहाँ पे देखें ये हमारे पास शो हुआ है, ये हमारे पास PQ, ये P है, ये Q है, RST फेज़, ये हमारे पास क्या फेज़ हैं सारे कार्डियोग्राम के, ठीक है। They are electrical voltage generated by the heart and recorded by the electrogram from the surface of the body। मतलब ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हार्ट ये लेइंग स्टेट में है। अब इसके ऊपर जो है ये मतलब फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी है, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को लगाने की वजह से, ठीक है, इसमें हमारे पास एक मीटर होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है।
तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगेंगे इसकी बॉडी के कहीं भी पार्ट पे, जहाँ भी फॉर एग्जांपल उन्हें लगाने हैं, उसने लिम्स पे लगाने हैं, चेस्ट पे लगाने हैं, चेस्ट पे लगे हैं, तो इस चेस्ट की वजह से फिर हमारे पास जितना भी यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा था ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ जो वोल्टेज थी वो वोल्टेज कुछ सरफेस की तरफ भी जाएगा, वो सरफेस की जाने की वजह से जो हमारे पास मीटर है उसने उसको डिटेक्ट कर लिया और हमारे ऊपर हमारे बॉडी में इस तरह की देखें वेव्स आना शुरू हो गई, जिस तरह ये ऊपर नीचे की वेव्स हैं ये सारी शो हो रही हैं। ठीक है, ये इन्होंने इस पर बात की है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। द पी वेव इज़ काज बाय द स्प्रेड ऑफ द डीपोलराइजेशन। ठीक है, पी वेव्स थ्रू द एट्रिया इज़ फॉलोड बाय द एट्रियल कंडक्शन। ठीक है, अब ये जो पी वेव हमें शो हो रही है ना, ये वाली सारी पी वेव, ये बेसिकली हमारे पास डीपोलराइज एट्रिया की, जो आपने ये याद रखना है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है ना, उसकी वजह से हमारे पास एट्रिया की डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास पी वेव जनरेट होती है। ठीक है, अब ये जो QRS फेज़ है ना, ये हमारे पास वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन है। इसमें ये QRS में वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन शो हो रही होती है। ठीक है, वेंट्रिकल किस तरह डीपोलराइज हो रहा होता है। अब इसमें जो और ये जो टी वेव है, इसमें हमारे पास वेंट्रिकल की क्या होती है, रीपोलराइजेशन शो हो रही होती है। इसमें ना हमारे पास पी वेव जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन स्टेट है ना, वो इसलिए शो हो रही होती है क्योंकि पी वेव जो है हमारे पास एट्रिया की रीपोलराइजेशन वो बहुत छोटी होती है, तो वो इतनी नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, इसलिए उसमें पी वेव नहीं शो हो रही है। इसमें पी वेव के बाद जो हमारे पास एट्रिया की रीपोलराइजेशन वो नहीं शो हो रही, डायरेक्ट जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन है वो शो हो रही है। अब उन्होंने बात की विच इज़ द कॉज स्लाइट रेज इन द एक्टिव पोटेंशियल कर्व। यही बात है कि पी वेव की हमारे पास क्या डी वेव, बस ये याद रखने सेपरेट पी वेव जो हमारे पास क्या है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, एट्रिया की। आफ्टर 0.1 सेकेंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द पी वेव्स द QRS वेयर्स, यानी 0.1 सेकेंड के बाद जो है हमारे पास 0.1 सेकेंड के बाद हमारे पास क्या शो होगी, क्यू वेव्स। और क्यू वेव किसकी, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को शो करेगी। मैंने आपको बात किया, फिर डिस्कस किया डीपोलराइजेशन में हमारे पास डीपोलराइजेशन में हमारे पास क्या हो रही होती है, वेंट्रिकल की कंट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है, आगे है जो हमारे पास टी वेव है, ये डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल की शो कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे इस पैराग्राफ में उन्होंने बात की है, ये पैराग्राफ भी हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे द एट्रिया फंक्शन एज अ प्राइमरी पंप ऑफ वेंट्रिकल, यानी प्राइमर पंप क्या प्राइमरी रोल करेगा कि पंप होगा तो फिर मैसेज जाएगा वेंट्रिकल को कि अब तुमने पंप होना है। ब्लड नॉर्मली फ्लोज कंटिन्यूअली फ्रॉम द ग्रेट वेन्स इनटू द एट्रिया। अबाउट 80% ऑफ द ब्लड फ्लोज डायरेक्टली थ्रू द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल इवन आफ्टर द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, ये है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा से हमारे पास आया राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद जो है हमारे पास ये जो हमारे पास कौन सी हैं, ट्राइकुस्पिड वॉल्स हैं, ये खुली हुई हैं और राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। ठीक है, इसमें ब्लड जाने के बाद जितना भी ब्लड आ रहा है इसमें ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब ब्लड चला गया। ठीक है, अब ना 80% जो राइट एट्रियम में ब्लड था ना वो चला गया, लेकिन 20% जो ब्लड है ना वो इसमें बाकी है अभी। ठीक है, अब इसमें 20% बाकी है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास एक सिस्टली शो होगी, एट्रियल सिस्टली, यानी एट्रिया में एक और कंट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टली, यानी एट्रिया में कंट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से जो बाकी 20% ब्लड है ना वो कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा से हमारे पास राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, ये सारी इन्होंने बात की हुई है। इंक्रीज द वेंट्रिकल पंप इफेक्टिवनेस, मतलब 20% वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो ज़्यादा चले जाएगा, ये शो कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बात की है हाउ द हार्ट कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब बाकी ये इतनी अच्छी मतलब आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी इन्होंने बात की। इधर देखें, मैं इधर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ठीक है, इधर देखें, ये हमारे पास क्या हो रहा था, ब्लड आ रहा था, ये एट्रियल, हम फॉर एग्जांपल ये जो सारा आपको ग्रीन ब्लू वाला शो हो रहा है ना, ये वेंट्रिकल प्रेशर शो हो रहा है। ठीक है, ये सारा जो आपको रेड वाला शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखें या एट्रियल सिस्टली, इस कंडीशन को देखें। अब हमारे पास जो है वेंट्रिकल से सारा ब्लड आया, एट्रियम से सारा ब्लड आया 80% ये ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, ये 80% इतना ब्लड आ गया। अब क्या हुआ, एट्रियम में 20% ब्लड प्रेजेंट था, तो अब ये एट्रियल सिस्टली हुई। एट्रियल सिस्टली हुई तो क्या हुआ, एट्रिया का प्रेशर क्या हुआ, हमारे पास ज़्यादा हुआ। ठीक है, उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एक अपवर्ड कर्व आया कि हमारे पास प्रेशर अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब प्रेशर, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, एट्रियल सिस्टली, ये हमारे पास एक प्रेशर ज़्यादा हुआ, ये इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये वाला है हमारे पास एट्रियल सिस्टली। मैं ना आपको पहले ये डायग्राम थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको ईज़िली आइडिया हो जाए हम क्या बात कर रहे हैं।
सो बेसिकली आपने सबसे पहले आपको क्या शो हो रहा है इस डायग्राम में, सबसे पहले ना आपको देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी वाली साइड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो कर्व है, ये वाला फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है, इसमें क्या है कि इसमें ये है कि हमारे पास जो है इस कंडीशन में हमारे पास कितने सारे ना AV वेल्व्स क्लोज है, ठीक है। AV वेल्व्स क्लोज हैं कि हमारे पास जो है वेंट्रिकल में ब्लड, तो आपको साइड पे आपको क्या शो हो रहा है, एक साइड पे इसको आपको वॉल्यूम शो हो रहा है, ये ब्लू वाला वेंट्रिकल वॉल्यूम, और एक साइड पे आपको प्रेशर शो हो रहा है। प्रेशर हमारे पास एओर्टिक प्रेशर है, एट्रियल प्रेशर है और वेंट्रिकुलर प्रेशर है। एक साइड पे आपको ये सारा शो हो रहा है, ये सारी आपको वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट से हमने शुरू किया है। इस वाले पॉइंट में क्या है कि इस वाले पॉइंट पे जो भी हमारे पास वेंट्रिकल था ना, वेंट्रिकल में सारे का सारा ब्लड इकट्ठा हो गया, ठीक है। वेंट्रिकल में हमारे पास सारा का सारा ब्लड क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है। एक्यूमुलेट होने के बाद फॉर एग्जांपल ये देखें वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया। वेंट्रिकल में सारा ब्लड आने के बाद जो है वो हमारे पास AV वेल्व्स जितने भी थे ना वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। AV वेल्व्स जितने भी थी वो AV वेल्व्स, हमारे लेफ़्ट साइड की बात करें, हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें, यानी लेफ़्ट एट्रियम में जितना भी ब्लड था वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। आने के बाद आ गया ना, तो अब उसने क्या हुआ, जाहिर है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो हमारे पास माइट्रल वेव थी, हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व्स थी, वो बाइकस्पिड वाल्व हमारे पास क्या हुई, क्लोज़ होगी। अब वो क्लोज़ हुई तो हमारे पास जो है उनमें क्लोज़ होने के बाद जाहिर अब सारा ब्लड आ गया। अब क्लोज़ इसलिए हुई कि अब वेंट्रिकल जो हमारे पास वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास जो वेंट्रिकल वॉल्यूम है ना, जो हमारे पास माइट्रल वेव है यानी बाइकस्पिड वेव है, वो प्रेशर होने की वजह से ना मतलब बैकवर्ड मूव करती है, थोड़ी सी बल्ज हो जाती है। मतलब ये हमारे पास हमारा वॉल्व है तो ये इस तरह थोड़ी सी बल्ज मूव, मतलब इस तरह बल्ज मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो उसको अपवर्ड मूव करती है। तो बेसिकली हमारे पास AV वेल्व्स जो हो गई वो क्लोज़ होगी। AV वेल्व्स क्लोज होने के बाद जो है ना, अब AV वेल्व ने क्लोज हो गया। अब वेंट्रिकल ने कहाँ पर जाना है, अब जो ब्लड था वेंट्रिकल में, उस ब्लड ने कहाँ पर जाना है, उसने ज़ाहिर है एओर्टा में जाना है। अब उसको एओर्टा में जाने के लिए, अब आप पता है आपको एओर्टा में जब ये ब्लड जाता है ना, तो वेंट्रिकल में ना इसका जो हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल में इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट इसका वॉल्यूम होता है, हमारे पास प्रेशर होता है इसका ऑलमोस्ट हमारे पास 20 to 40 होता है। तो हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रेशर जो हमारे पास एओर्टा का प्रेशर होता है वो हमारे पास 80 होता है। सो बेसिकली ना हमारे पास जब वेंट्रिकल में ब्लड प्रेजेंट होता है ना, तो वो तकरीबन 0.3 सेकंड में ना वो वहीं पे वेंट्रिकल में ही रहता है, मतलब एओर्टा में नहीं जाता। वो इसमें इसलिए रहता है ताकि इतनी देर उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, इतनी देर उसका प्रेशर क्या हो जाए, 80 मिलीग्राम ऑफ मर्करी के करीब जब वेंट्रिकल का प्रेशर हो जाता है ना, तो वो हमारे पास एओर्टिक वॉल्व्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और ब्लड चला जाता है कहाँ पे, हमारे पास कहाँ पे चला जाता है, हमारे पास एओर्टा में चला जाता है। तो ये जो हम आपको ये कर्व शो हो रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एओर्टिक वाल्व जो है वो 80 पे पहुँचने के बाद वेंट्रिकल का वॉल्यूम, एओर्टा वॉल्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। अब वो वॉल्स ओपन हो गई, अब वॉल्स ओपन हुई तो हमारे पास क्या हुई, अब एओर्टा वेंट्रिकल में से जो ब्लड था उसने एओर्टा में जाना है, और एओर्टा में जाने के बाद क्या होगी, और एओर्टा में जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इजेक्शन, यानी वो सारा ब्लड हमारे पास कहाँ जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, ठीक है। आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी इसको साफ़ करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको इजीली शो हो सके कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन को उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए, ये जो आपको लाइन शो हो रही है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, इस आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जितना भी ब्लड है, ठीक है, इसमें सारी AV वाल्व जो है वो हमारे पास क्लोज होंगी, लेकिन जो हमारे पास एओर्टिक वाल्व है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। अब इसमें इसको इस तरह देख लें कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन ये है कि हमारे पास सारी AV वाल्व जो होती हैं वो क्लोज होती हैं। क्लोज इसलिए होती हैं ताकि वेंट्रिकल जो है वो अपना प्रेशर इंक्रीज़ कर ले एओर्टा के मुताबिक, ताकि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास एओर्टा वाल्व्स हैं वो ओपन हो सकें। इसकी बात की हुई है उन्होंने बेसिकली इसमें आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन में हमारे पास कोई भी वाल्व जो होती है वो ओपन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास इजेक्शन हो गई, यानी जो भी ब्लड था हमारे पास वो एओर्टा में जा रहा है, ये हमारे पास इजेक्शन है। आप देखें ये इजेक्शन पहले हमारे पास रैपिड थी, फिर ये हमारे पास स्लो होना शुरू हो गई थी। अब जो हमारे पास सारी इजेक्शन होगी, अब इजेक्शन के बाद हमारे पास क्या होगा, इजेक्शन होने के बाद हमारे पास एओर्टिक वॉल्स जितनी भी थी, अब सारा ब्लड जो है वो एओर्टा में चला गया, एओर्टा से वो मूव कर गया, यानी अब एओर्टा ने क्या करना है, अब एओर्टा ने भी की जो वॉल्स है वो भी क्लोज हो जाएंगी ताकि हमारे पास जितना भी एओर्टा में ब्लड गया है वो जो है वो बैकवर्ड मूव ना कर सके। तो अब हमारे पास एओर्टा वाल्व्स भी क्लोज होगी।
अब एओर्टा वाल्व्स क्लोज होने के बाद हमारे पास दोबारा प्रोसेस शुरू होगा, यानी हमारे पास जो राइट एट्रियम में जितना भी ब्लड था, ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा से हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद हमारे पास क्या है, वो राइट एट्रियम ये सारा देखिए ब्लड आ रहा है। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे जाके हमारे पास एवी वाल्व जो है, यानी हमारे पास जो वाल्व्स थी वो दोबारा ओपन हो जाएंगी। अब वो दोबारा ओपन होना शुरू हो जाएंगी। दोबारा ओपन होंगी, होने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है दोबारा जब वो ओपन हो रही हैं हमारे पास, उसके बाद जो है ओपन हो गई, तो अब हमारे पास जो एट्रियल सिस्टम हमने बात की कि हमारे पास जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया 80% गया, तो अब हमारे पास एट्रिया के अंदर ना दोबारा एक दफ़ा सिस्टली होगी, यानी थोड़ी सी कंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ब्लड जो बाकी रह गया था, यानी उसकी हमने हार्ट की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए वो जो 20% ब्लड था वो दोबारा किस में चला गया, हमारे पास वो दोबारा चला गया कि मतलब वो 20% हमारे पास ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। ये हमारे पास ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये है हमारे पास एट्रियल सिस्टली। अब ये हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लिया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं किसके थ्रू। अब आप इसमें ज़रा इसमें वॉल्यूम भी देख लें। वॉल्यूम क्या है कि हमारे पास जब थी एवी वाल्व्स जो थी हमारे पास थी क्लोज थी, यानी एवी वाल्व्स हमारे पास जो सारी क्लोज थी कि मतलब अब एट्रिया में ही अभी हमारे पास ब्लड था, ठीक है, एट्रिया में ब्लड था, तो हमारे पास क्या हुई, एट्रिया का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, एट्रिया का वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ होने के बाद जो है यहाँ पे आके हमारे पास जो है मतलब हमारे पास आयोटिक वाल्व्स ओपन हुई। आयोटिक वाल्व्स ओपन हुई तो हमारे पास वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये हमारे पास वेंट्रिकल का वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। अब हमारे पास जो है एवी वाल्व्स यहाँ पे आके दोबारा ओपन हुई। इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आने के बाद जो है अब हमारे पास जितना भी ब्लड था वो आना शुरू हो गया हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल में आने शुरू हो गया, तो हमारे पास वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज़ हुआ। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद जो है अब हमारे पास एट्रियल सिस्टली हुई है। देखें, अब एट्रियल सिस्टली हुई तो ये हमारे पास थोड़ी सी कंट्रैक्शन, थोड़ा सा हमारे पास वॉल्यूम और ज़्यादा हुआ। अब दोबारा हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास आयोटिक वाल्व जो थी वो दोबारा ओपन हुई। जब वो आयोटिक वाल्व दोबारा ओपन हुई तो हमारे पास ब्लड ने जाना शुरू कर दिया आयोटा में, तो हमारे पास वॉल्यूम दोबारा कम हो गया। इस तरह ये सारा इन्होंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं था, बस ये आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक और बात करते हैं कि देखें यहाँ पे अब हम एओर्टा के प्रेशर की बात करते हैं। एओर्टा का प्रेशर पहले क्या था, कम मतलब ज़्यादा था, फिर वो एओर्टा का प्रेशर जो है वो मतलब यहाँ पे आके एओर्टा का प्रेशर 80 मिलीग्राम ऑफ मर्करी हो गया। उसने वो क्या हुआ, उसमें रैपिड इनफ्लो हुई। अब ये एओर्टिक प्रेशर जो है वो हमारे पास बढ़ा। एओर्टिक प्रेशर बढ़ने के बाद ये फिर इस तरह हमारे पास एओर्टिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ये अब हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं कि इन्होंने हमारे पास क्या लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल एज अ पंप, यानी देखें द वेंट्रिकल फिल विद ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल क्या है कि हमारे पास क्या होती है, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के फेज़ में ही वेंट्रिकल के अंदर जितना भी ब्लड आना था वो आ रहा है। ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टली, यानी वेंट्रिकल सिस्टली जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड एक्यूमुलेट इन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड एवी वेल्स। यानी अब हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टली में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जितना भी ब्लड था एट्रिया में आ गया वेंट्रिकल में। अब हमारे पास एवी वाल्व्स जो है थी हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व थी वो क्या थी, क्लोज हो गई हैं, ठीक है। अब वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया है। देयरफॉर एज सून एज द सिस्टली इज ओवर एंड द वेंट्रिकल प्रेशर फील बिगेन टू देयर लो डायस्टिक वैल्यू, ठीक है। एवी वाल्व जो थी वो क्लोज थी अब, लेकिन वेंट्रिकल की सिस्टली में हमारे पास एवी वाल्व ओपन हुई, सॉरी आयोटिक एवी वाल्व बंद हुई, लेकिन आयोटिक वाल्व्स ओपन हुई, तो वो हमारे पास सारा ब्लड कहाँ पे चला गया, एओर्टा में ब्लड वो सारा चला गया। अब हम बात करेंगे कि एज सुन एज द सिस्टली ऑफ ओवर के हमारे पास कंट्रैक्शन पूरी ख़त्म हो जाती है एंड देन द वेंट्रिकल प्रेशर फॉल अगेन टू देयर लॉस। और फिर जो हमारे पास जितना भी वेंट्रिकल के प्रेशर था, जाहिर है ब्लड आयोटा में जा रहा है तो अब वेंट्रिकल प्रेशर कम हो जाएगा और कम होकर कहाँ आएगा, रिलैक्सेशन की फेज़ में आएगा। तो रिलैक्सेशन की फेज़ में हमारे पास वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने, उन फॉल अगेन टू देयर लो डायस्टोलिक वॉल्यूम द मॉडरेटली इंक्रीज प्रेशर दैट हैव डेवलप्ड इन द एट्रिया ड्यूरिंग ventricle systole immediately push the AV valves open and allow the blood to flow rapidly into the ventricle। ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा वही बात की है कि हमारे पास जो है इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ा सा प्रेशर एट्रिया में, जो एट्रियल सिस्टली हमने बात की उसमें थोड़ा सा प्रेशर आएगा और फिर प्रेशर होने की वजह से हमारे पास वेंट्रिकल में सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चला जाएगा और एवी वाल्व्स हमारे पास थोड़ी सी देर के लिए उस टाइम के लिए ओपन हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं द पीरियड ऑफ द रैपिड फिलिंग लास्ट फॉर अमाउंट फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के
हमारे पास रैपिड फिलिंग होगी ना, जिस टाइम हमारे पास ब्लड में वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही होती है, उसमें फॉर अबाउट 2/3 ऑफ डायस्टली, उसमें 2/3 डायस्टली का पीरियड आएगा और मिडल थर्ड हमारे पास क्या आएगा, इसमें जो रैपिड फिलिंग हो रही होती है हमारे पास 2/3 वाले फेज़ में हमारे पास रैपिडली ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। और मतलब 2/3 वाला जो फेज़ है उसमें रैपिडली एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेकिन मिडल थर्ड जो डायस्टली होती है उसमें हमारे पास जो है ब्लड वेंट्रिकल में जो जा रहा होता है उसका हमारे पास पीरियड जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसमें हम बात करते हैं, और जो लास्ट थर्ड है उसमें क्या होगा, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव एन एडिशनल, ठीक है। और फिर जो लास्ट थर्ड होगा, मतलब 2/3 हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास 1/3 है उसमें हमारे पास ब्लड जो है वो रैपिडली जा रहा होता है और 2/3 में हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाता है, और मिडल थर्ड में हमारे पास एक आर्टेरियल सिस्टली आएगी, हमने डिस्कस कर लिया, उससे हमारे पास ब्लड जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस 20% इंक्रीज़ होगी। इस सारे पैराग्राफ में उन्होंने ये डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि आउटफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टली। इसमें क्या है कि पीरियड ऑफ द आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन है। पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन क्या है हमारे पास, हम ये देखते हैं। वेंट्रिकल की आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन की बात करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन बिगन्स, यानी जब हमारे पास वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो है एवी वाल्व्स भी क्लोज थे, आयोटा की वाल्व भी क्लोज थी, एवी वाल्व भी क्लोज हैं, ठीक है, कॉजिंग द एवी वाल्व्स टू क्लोज। यानी जैसे ही हमारे पास क्या होगा कि वेंट्रिकल की प्रेशर जो वेंट्रिकल के अंदर जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, तो एवी वाल्व जो फटाफट जो है वोल्टेज डिडक्टेड है, ठीक है, वॉल्यूम डिडक्टेड है, प्रेशर डिडक्टेड है, एवी वाल्व फटाफट बंद हो जाएंगी। इस बंद होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जब हमारे पास बंद हो जाएगा तो हमारे पास जो वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम था ना, वेंट्रिकल का वॉल्यूम हमारे पास थोड़ा कम था, तो हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो तकरीबन 0.02 और 0.03 का टाइम लेगी, और फिर उसका प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का वॉल्यूम इस प्रेशर के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आयोटा की वॉल जो है वो ओपन हो जाए। आयोटा की वॉल जो ओपन होगी, इसको फिर वो आयोटा में ब्लड सारा चला जाएगा, इसको हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन हम जल्दी से डिस्कस कर लेते क्या है कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन में ये होगा कि जब हमारे पास वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वेंट्रिकल में जब ब्लड आया है उसका प्रेशर थोड़ा कम है, मतलब इस काबिल नहीं है कि वो हमारे पास जितनी भी आयोटा की वॉल है उसको खोल सके, तो आयोटा की प्रेशर जो है वो अब थोड़ा सा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारे पास वेंट्रिकल जो है वो 0.02 और 0.03 का सेकंड का टाइम लेगा, और इस टाइम में वो अपना प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और प्रेशर वो जब इंक्रीज़ करेगा तो वो ब्लड जो है वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, फिर वो उस आयोटा वेल्व्स के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, आयोटा वेल्व खुल जाएंगे और ब्लड हमारे पास कहाँ चले जाएगा, वेंट्रिकल आयोटा में चला जाएगा। अब पीरियड ऑफ एजेक्शन की बात करते हैं। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर राइजेज स्लाइटली अबव 80, यानी 80 मिलीग्राम ऑफ मर्करी के तक पहुंच गया है प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का, अब तब पहुंचा, और राइट वेंट्रिकल का 80 मिलीग्राम ऑफ मर्करी, राइट वेंट्रिकल का तो थोड़ा कम है, लेफ्ट वेंट्रिकल का हमारे पास ज़्यादा है। द वेंट्रिकल प्रेशर पुशेज द सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन, यानी क्या है कि हमारे पास 80 मिलीग्राम ऑफ मर्करी प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो वो हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल को इंक्रीज़ को खोल देगा, मतलब उसको क्या मैसेज सेंड करेगा कि अब तुमने अपनी वॉल्स खोल दो। इमीडिएटली ब्लड बिगन्स टू पोर आउट ऑफ द वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल से निकल के आयोटा में चला गया। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टली इज एजेक्टेड ड्यूरिंग सिस्टली, यानी 60% जो हमारे पास ब्लड था वो कहाँ पे चला गया, हमारे पास सिस्टली जो 60% हमारे पास ब्लड था वो एयोर्टा में चला गया, लेकिन अबाउट 70% ऑफ दिस पोर्शन फ्लोज आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड ऑफ इजेक्शन, यानी 60% का भी जो 70% है वो परसेंट ऑफ दिस पोर्शन फ्लो ड्यूरिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ इजेक्शन, यानी फर्स्ट पीरियड ऑफ इजेक्शन है उसमें गया, ठीक है। वाइल रिमेनिंग 30% हमने इजेक्शन को देखा था कि हमारे पास इजेक्शन पहले फास्ट थी, लेकिन हमने देखा था यहाँ पे कि इजेक्शन का पीरियड हमारे पास देखे पहले फास्ट था फिर हमारे पास स्लो हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, फास्ट इजेक्शन, ये हमारे पास है स्लो इजेक्शन। इसमें हमारे पास 70% ब्लड जा रहा है एयोर्टा में, ठीक है। और जो हमने डिस्कस किया कि जो रिमेनिंग और बाकी जो हमारे पास एंड द नेक्स्ट टू थर्ड फॉर द लास्ट थर्ड इज कॉल्ड एज रैपिड पीरियड ऑफ इजेक्शन, इज कॉल्ड द रैपिड पीरियड ऑफ इजेक्शन एंड द लास्ट 2/3 आर कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्लो इजेक्शन, यानी पहला वाला जो पीरियड है उसमें हमारे पास रैपिड इजेक्शन हो रही है और लास्ट वाले पीरियड में हमारे पास स्लो इजेक्शन हो रही है, इसमें इन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है।
अब हम देखते हैं आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन क्या है, इधर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन इधर एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। देखें यहाँ पे जो ये है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, ये वाला सारा पीरियड, ठीक है। एवी वेल्स जो है यहाँ पे हमारे पास ओपन होना शुरू हो जाती हैं। इस आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन में हमारे पास जो है वो एवी वेल्स होती हैं वो क्लोज होती है, ठीक है। क्लोज हो रही होती है, मतलब वेंट्रिकल अपना प्रेशर गेन करने की कोशिश कर रहा होता है, किसके अकॉर्डिंग, आयोटा के अकॉर्डिंग। अब हम पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ सिस्टली, यानी कंट्रैक्शन के एंड पे क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन बिगिन सडनली, बोथ द एट्रियम एंड द लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर टू डिक्रीज रैपिडली, ठीक है। जब जाहिरा वेंट्रिकल से ब्लड सारा आयोटा में चला गया तो प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा और क्या होगा, वॉल्यूम भी हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल का। अब हम बात करेंगे द एलिवेटेड प्रेशर इन द डायस्टली लार्ज एंट्रीज दैट हैव बीन फिल्ड विद द ब्लड फ्रॉम द contracted ventricles immediately push blood back toward their ventricle which snap the aortic and pulmonary valves close, ठीक है। अब जो है प्रेशर जो हमारे पास आयोटा यानी लार्ज आर्टरी हमारे पास आयोटा है, उसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। तो अब ये कोशिश करेगा कि हमारे पास क्या करे, पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे की तरफ जाना नहीं जा पाता क्योंकि हमारे पास जो आयोटिक एंड यानी आयोटा की वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर अनदर 0.02 to 0.06 सेकेंड द वेंट्रिकल मसल्स कंटिन्यू टू रिलैक्स। अब 0.03 to 0.0 सेकेंड वो दोबारा लेंगे अपने आप को रिलैक्स स्टेट में करने के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जाहिर है। अब जो 0.03 में 0.06 सेकेंड में ब्लड आ रहा है तो वो वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा, जाहिर है। अब वो रिलैक्स हो रहे हैं, अगर ब्लड आ भी रहा है तो वो इतना आ रहा है कि वो उसके वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसको हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे देखते हैं हम आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन क्या है हमारे पास। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन ये है कि देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये सारा एवी वेल्व्स थी वो क्लोज़ हो गई, यानी हमने देखा कि आयोटा में ब्लड चला गया तो वो एवी वेल्व्स जो है वो क्लोज़ होना शुरू हो गई। तो जाहिर है हमारे पास देखें हमने कहा था कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, ये वाला हमारे पास वेंट्रिकल का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया और जो वेंट्रिकल का प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया और जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है, देखिए इस वाले पीरियड में हमने कहा कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम हमारे पास सेम रहेगा। ये रिलैक्सेशन वाली फेज़ में वेंट्रिकल का वॉल्यूम देखिए सेम है ना, ये वाला वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने ये बात कर ली। अब हम अगली बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, हमारे पास ये भी हम बात करते हैं एंड डायस्टलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टलिक वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ये है कि ड्यूरिंग डायस्टली यानी डायस्टली के फेज़ में नॉर्मल फीलिंग, डायस्टली में क्या होता है कि फील हो रहा होता है ना, रिलैक्सेशन होती है, फील ही हो रहा होता है। नॉर्मल फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीजेज द वॉल्यूम ईच वेंट्रिकल टू अबाउट 110 to 120 मिलीमीटर, यानी वेंट्रिकल में 110 to 120 मिलीमीटर ब्लड जाएगा। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एंड डायस्टली वॉल्यूम। के डायस्टली के एंड पे जितना भी डायस्टली होने के बाद, मतलब डायस्टली का जो एंड वाला पॉइंट होता है ना, तो उसमें जितना भी वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे एंड डायस्टली वॉल्यूम। देन एज अ वेंट्रिकल एम्प्टी ड्यूरिंग द सिस्टली द वॉल्यूम डिक्रीजेज अबाउट 70 मिलीमीटर, ठीक है। जो हमारे पास सिस्टली में ब्लड चला गया, सिस्टली में ब्लड, अब सिस्टली हुई तो हमारे पास ब्लड जो है वो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ और ब्लड हमारे पास आयोटा में चला गया। ब्लड आयोटा में गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 120 में से 110 और 120 हमारे पास जो मिलीमीटर ब्लड था ना, उसमें से 70% जो था वो ब्लड उन्होंने उसको डिक्रीज़ कर दिया। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट। ये हमारे पास हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम वाटर। देयरफॉर द रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल अबाउट 40 to 50 मिलीमीटर इज कॉल्ड एज एंड सिस्टली वॉल्यूम। इधर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इधर मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाती हूँ, इधर आप इसको छोड़ें, इधर देखें, ये हमारे पास है सिस्टली यानी एंड डायस्टली वॉल्यूम के हमारे पास एंड डायस्टली वॉल्यूम है हमारे पास 110 to 120, ये हमारे पास एंड डायस्टली वॉल्यूम है। अब एंड डायस्टली वॉल्यूम के बाद जो है, अब एंड सिस्टली वॉल्यूम की हम बात करते हैं। एंड सिस्टली वॉल्यूम हमारे पास रह गया कि सिस्टली के एंड पे जितना भी कंट्रैक्शन होने के बाद हमारे पास ब्लड रह गया 40 to 50 मिलीमीटर। अब आप 120 में से 40 को माइनस करें या 110 में से 40 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बच रहा है, जाहिर है हमारे पास 70 मिलीलीटर ब्लड बच रहा है। तो ये 70 मिलीलीटर जो ब्लड है ना, इसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट। ये है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, ठीक है।
ये सारी इन्होंने इसमें बात की है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे क्या बात की है, व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि कंट्रैक्शन जो है वो कंट्रैक्शन हो रही है, तो कंट्रैक्शन होने के बाद जो ब्लड बच गया, लेकिन जैसे ही ब्लड ने जो है वो हार्ट रेट जो है वो मतलब ब्लड जो है उसका हार्ट रेट ज़्यादा ही, ब्लड ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पंप कर रहा है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़ाहिर है कम ही होगा ना। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पहले नॉर्मली हमारे पास कितना था 40 to 50, लेकिन ब्लड ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंट्रैक्ट कर रहा है तो हमारे पास 10 to 20 मिलीलीटर ब्लड रह गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये उन्होंने कहा कि एंड हम ब्लड की आउटपुट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी एंड सिस्टोलिक को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास एंड सिस्टोलिक को फॉर एग्जांपल हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो है ब्लड की आउटपुट जो है वो हार्ट में जो ब्लड का आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कन्वर्सिंग व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोली द वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैन चेंज एज ग्रेटर एज अ 1। इस तरह अगर हमारे पास देखें, इस तरह अगर हमारे पास जो है सिस्टोलिक के पीरियड, डायस्टोलिक के पीरियड में फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड था 110 to 120, लेकिन अब वो ब्लड अगर हमने पानी ज़्यादा पिया है, अब वो ब्लड जो का वॉल्यूम है वो हमारे पास 120 हो गया, 150 हो गया है, 150 to 170 हो गया है, तो जाहिर है अब डायस्टोलिक के बाद इस ब्लड ने पंप ही होना है ना, ठीक है। अब वो ब्लड जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा ही पंप होगा। तो फॉर एग्जांपल हम किस तरह कर सकते हैं कि हम डायस्टोलिक के जो पीरियड है, डायस्टोलिक को क्या करेंगे, डायस्टोलिक को कम करके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम करके, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट रेट को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप उसको सिंपल सा आंसर इस तरह दें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हम अपने एंड सिस्टोलिक के वॉल्यूम को, एंड सिस्टोलिक जो वॉल्यूम है उसको हम क्या करें, उसको हम कर दें फॉर एग्जांपल उसको हम कर दें डिक्रीज़, एंड डायस्टोलिक के वॉल्यूम को क्या करें डिक्रीज़, और एंड सिस्टोलिक के वॉल्यूम को करें डिक्रीज़, और एंड डायस्टोलिक के वॉल्यूम को क्या करें इंक्रीज़, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा ज़्यादा, ठीक है। ये इन्होंने इस पैराग्राफ में बात की। अब हम बात करते हैं द हार्ट वॉल्स प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोली। आपको पता है कि कंट्रैक्शन में जब कंट्रैक्शन हो रही होती है तो हमारे पास वैल्व्स क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना जा सके, इसमें इन्होंने ये बात की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्या है, आपके पास दो किस्म की वॉल्स हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्राइकिस्पिड वॉल प्रेजेंट है, आपको पता है जो हमारे पास किस साइड पे प्रेजेंट है, जो हमारे पास ट्राइकिस्पिड हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट है, और मिट्रल वॉल है जो हमारे पास लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया, वेंट्रिकल से एट्रिया में प्रिवेंट बैक फ्लो नहीं करने देता। और सेमिल्यूनर वॉल्स जो हैं ये हमारे पास ये भी क्या करती हैं कि जो एओर्टा में ब्लड गया है उसको वेंट्रिकल में जाने से दोबारा क्या करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं द वेल्स शोन इन द फिगर 9.8 में, इन्होंने यहाँ देखे फिगर 9.8 में इन्होंने हमारे पास शो किए हुए हैं ये वाली वेल्व्स, ठीक है। ये हमारे पास माइट्रल वेल्व्स है यहाँ, इसके अलावा हमारे पास एक ट्राइकिस्पिड वेल्व है, माइट्रल या ट्राइकिस्पिड कोई भी हो सकती है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, द लेफ्ट वेंट्रिकल क्लोज एंड ओपन पैसिवली, दे क्लोज व्हेन बैकवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट। ये देखें, इसको छोड़ें, मतलब इसमें वही बात है कि जो है हमारे पास क्या करेगी, ट्राइकिस्पिड या माइट्रल वेल्व जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जब हमारे पास वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब वो ज़्यादा आने के बाद वेंट्रिकल में जो हमारे पास सिस्टोलिक का पीरियड है वो इंक्रीज़ होना है, सिस्टोलिक का पीरियड जब इंक्रीज़ होना है हमारे पास, तो ये माइट्रल वेल्व्स को क्लोज़ कर देगी ताकि एट्रिया में ब्लड जो है वो दोबारा ना जा सके, इसकी उन्होंने बात की है। अब फंक्शन ऑफ द पैपिलरी मसल्स, यहाँ पे आपको देखें मसल्स शो हो रहे होंगे, ये वाले ये जो हैं ये इस तरह के जो मसल्स हैं ये सारे पैपिलरी मसल्स हैं। ये पैपिलरी मसल्स हैं आल्सो शोज दैट द पैपिलरी मसल्स दैट अटैच टू द क्या है, पैपिलरी मसल्स दैट अटैच टू द वेन्स ऑफ द एवी वेल्व्स बाय द कॉर्निया टेंडनी। ये हमारे पास कॉर्निया टेंडनी है, यानी ये हमारे पास वेल्व्स जो हैं, वेल्व्स के साथ जो है मसल्स, वेल्व्स जो हैं वो मसल के साथ अटैच हैं, किसके थ्रू, कॉर्निया टेंडनी। जैसे आपको पता है बोन्स के साथ जो है हमारे पास बोन्स और मसल्स आपस में अटैच होते हैं, किसके, टेंडन्स के थ्रू। इस तरह ही हमारे पास वेल्व्स के साथ जो है पैपिलरी मसल्स अटैच हैं, किसलिए, कॉर्निया टेंडनी। द पैपिलरी मसल्स कंट्रैक्ट व्हेन द वेंट्रिकल मसल कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल वॉल्स कंट्रैक्ट, ये भी तभी जब वेंट्रिकल वॉल्स कंट्रैक्ट होंगी तभी हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास पैपिलरी मसल वेंट्रिकल वॉल कंट्रैक्ट होगी तो हमारे पास पैपिलरी मसल कंट्रैक्ट होगी, that contrary to what might be expected they do not help the valves to close inside the pull veins of the valves inward toward the ventricle to prevent their bulging too far backward toward, के मतलब ये ओपनिंग और क्लोजिंग को ऑलमोस्ट पैपिलरी मसल जो हैं वो हेल्प नहीं कर रहे थे। वो ये करते हैं कि हमारे पास जब फॉर एग्जांपल देखें ये हमारे पास एट्रिया है, एट्रिया में या ये हमारे पास वेंट्रिकल है, ये हमारे पास ट्राइकिस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है,
ठीक है। ये ट्राइवेस्पियर वाल्व प्रेजेंट है। अब इसमें हमारे पास जो है वो ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ब्लड इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया इसमें, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, अब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, प्रेशर इंक्रीज़ होना है तो इसने क्या करना है कि यहाँ पे जब जो ब्लड है, ठीक है, ये अब जो वॉल्स हैं इन्होंने पीछे की तरफ, प्रेशर इंक्रीज़ है, ज़ाहिर है अब पीछे की तरफ लेके जाएगा वेल्व्स को, तो प्रिवेंट करेगा कि वो पीछे की तरफ को पैपिलरी मसल्स उसको मतलब ज़ोर से पकड़ के रखेंगे कि तुम ज़्यादा मतलब ये ना हो ये बहुत ही ज़्यादा पीछे की तरफ चला जाए। इतनी भी इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ज़्यादा पीछे की तरफ जाएंगे तो खुलने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो इसको ज़्यादा पीछे जाने से रोकेगा ये वाला। इफ़ द फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कॉर्डिनेट टेंडिनम बिकम रप्चर्ड और इफ वन ऑफ द पेपरी मसल बीमारी, यानी किसी भी को फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी होगी, हमारे पास कॉर्डिनेट टेंडिनम रप्चर हो गया है, फॉर एग्जाम्पल एम आई में बेसिकली हमारे पास कॉर्डिनेट टेंडिनम क्या होता है, इफेक्ट होता है, या पेपरी मसल इफेक्ट होता है कि हमारे पास फिर इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ये हमारे पास वेल्व्स थी ये ज़्यादा पीछे की तरफ मूव कर गई हैं, ज़्यादा पीछे की तरफ मूव कर गई हैं, तो फॉर एग्जांपल इसमें ज़्यादा पीछे की तरफ मूव कर रही है तो इसमें ये चांस है कि ये जो हमारे पास वेल्व्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएं, ओपन हो जाएं। ओपन होंगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो ब्लड जो है वो एट्रिया की तरफ चला जाएगा और फिर हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या आगे से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ये हमारे पास पैथोलॉजी है कॉर्डिनेट टेंडिनम की या इसके अलावा पेपिलरी मसल्स की। अब ये हमने बात की एवी वेल्स की। अब हम बात करते हैं आयोटिक एंड पल्मोनरी एट्री वेल्स। द आयोटा एंड द पल्मोनरी एट्री वेल्स डिफर क्वाइटली फ्रॉम द, यानी जो आयोटा और जो हमारे पास ये है वेल्स सेमिल्यूनर वेल्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट है। थोड़े से डिफरेंट किस तरह है, ये इस तरह है कि फर्स्ट द हाई प्रेशर इन द आर्टरीज एट द एंड ऑफ द एंड, यानी आपको पता है कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है तभी हमारे पास ऐसे वॉल में कंट्रैक्शन हुई थी ना कि हमारे पास जो है वो अपना ब्लड जो वो अपना प्रेशर आयोटा का प्रेशर गेन कर सके, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसमें ये लिखने आप, और इसके अलावा इसमें क्या बात है कि इसमें हम कहेंगे सेकंड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर ओपनिंग द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड रिजेक्शन थ्रू आयोटा एंड पल्मोनरी वेन इज़ फॉर द ग्रेटर देन दैट थ्रू द मच लार्जर वेल्स। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर फॉर एग्जांपल देखें इसमें प्रेशर ज़्यादा है और इसमें ओपनिंग जो है वो हमारे पास, अब बात करें एक हमारे पास थोड़ा पाइप है और एक हमारे पास बड़ा ज़्यादा पाइप है। इस थोड़ा पाइप में से फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ब्लड ज़ाहिर है ब्लड इसमें से फिर हमारे पास ज़्यादा मूव करेगा। इसमें हमारे पास बड़ा पाइप है, प्रेशर हमारे पास है थोड़ा सा, तो ब्लड जो है वो कितना मूव करेगा, कितना मूव कर लेगा, ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा से यहीं से मूव करेगा ना। ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो ऊपर की तरफ से मूव करेगा, जब प्रेशर ही थोड़ा तो उसने इतना सा मूव करना है, इतना सा मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से हमारे पास ब्लड थोड़ा फ्लो होगा। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें हमारे पास एक ब्लड का जो फ्लो है वो भी हमारे पास क्या है, इसको फॉर एग्जांपल जो मैं ये चीज़ें लिख रही हूँ आप इसमें ये नोट कर लें और ये भी लिख दें तो ये भी ज़्यादा है, काफ़ी है। प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड फ्लो इसमें हमारे पास ज़्यादा है और इसके अलावा हमारे पास क्या इन्होंने बात की हुई है, बस यही बात है इसमें, यही आप लिख दें, यही काफ़ी है। अब हम बात करेंगे एओर्टिक प्रेशर कर्व की। एओर्टिक प्रेशर कर्व हमारे पास क्या है, एओर्टिक प्रेशर कर्व है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक प्रेशर मतलब एओर्टा का जो प्रेशर कर्व है उसकी हम बात करेंगे। व्हेन द फॉर एग्जांपल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास जितना था उसने सारा कंट्रैक्ट किया। द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेज रैपिडली अंटिल द एओर्टिक प्रेशर ओपन, कि वेंट्रिकल प्रेशर हमारे पास वेंट्रिकल प्रेशर कंट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा कि तब तक जब तक हमारे पास क्या है आयोटा की वेल्व्स ओपन ना हो जाए। यानी हमने पढ़ा था आयोटा की वेल्व्स का प्रेशर जो है हमारे पास ज़्यादा था, तो जाहिर है फिर आयोटा की वेल्व्स का प्रेशर ज़्यादा, तो फिर वेंट्रिकल ने भी तब तक हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करना है जब तक वो खुल ना जाए। जब वो खुल जाएंगी देन आफ्टर द वेल्व्स ओपन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल राइजेज मच लेस रैपिडली। जब हमारे पास जो वो खुल गई हैं तो फिर हमारे पास क्या हुआ, वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है, वेंट्रिकल जो प्रेशर है वो फिर कम हो जाएगा, मतलब ज़ाहिर है वो ब्लड चला गया है तो अब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ब्लड इमीडिएटली फ्लोज आउट ऑफ द वेंट्रिकल इनटू द आयोटा एंड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी अब ब्लड जो है वो आयोटा में चला गया और फिर उस आयोटा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी, यानी पूरी ब्लड की तरफ जाएगा। ठीक है, द एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टली कॉज द वॉल ऑफ दिस आर्टरीज टू स्ट्रेच एंड द प्रेशर इंक्रीजेज टू अबाउट 120 मिलीग्राम। आपको पता है कि जितना भी हमारे पास प्रेशर होता है सिस्टली का आपको पता है, यानी सिस्टली क्या है हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रीज ड्यूरिंग सिस्टली। सिस्टली के टाइम जाहिर है कंट्रैक्शन के टाइम में ही हमारे पास एट्रीज में ब्लड जाएगा, कॉजेज द वॉल ऑफ दिस एट्री टू स्ट्रेच एंड द प्रेशर, यानी अब ब्लड जा रहा है ज़्यादा फोर्सफुली, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, तो फिर हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना, प्रेशर कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका प्रेशर हमारे पास 120 मिलीग्राम ऑफ मर्क्यूरी तक पहुँच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर दिखाती हूँ, यहाँ पे पहले हम रेस कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। पहले हमारे पास एट्रियल वॉल क्लोज हुई, कहाँ पे, 80 पे ओपन हुई, 80 पे, और फिर 80 पे आने के बाद हमारे पास जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है वो कहाँ पे आके रुका 120 पे। यही उन्होंने बात किया कि आयोटा का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कहाँ पे आके रुका 120 पे जाके हमारे पास जो है वो 120 तक हमारे पास रैपिड इजेक्शन होती है, और 120 पे आने के बाद फिर हमारे पास स्लो इजेक्शन शुरू हो जाती है। ये सारी इन्होंने इसमें बात डिस्कस की हुई है, ठीक है, ये बात की उन्होंने। इसके अलावा और इसमें इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, इसमें यही पैराग्राफ में एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात की होगी शायद इसमें। आफ्टर द आयोटिक वेल्स क्रोज, यानी ब्लड सारा आयोटा में चला गया और फिर आयोटिक वेल्स क्रोज होगी, द प्रेशर इन द आयोटा डिक्रीजेज स्लोली थ्रू आउट द डायस्ट्रोल। फिर जब वो ब्लड जो है आयोटिक वेल में चला गया तो आयोटिक वेल में जाहिर अब आयोटा में तो नहीं रहेगा, वो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू थोड़ी पूरी आउट बॉडी में, तो फिर वो वहाँ पे उसमें भी आयोटा में डायस्ट्रोल का, जब डायस्ट्रोल का पीरियड आएगा तो हमारे पास प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अगेन, यानी अब वेंट्रिकल जो है वो अपनी क्या है, रिलैक्सेशन फेज़ में है, तो उसके रिलैक्स होने के पहले द आयोटिक प्रेशर हैज़ फॉलन टू अगेन, उसके बाद जो है आयोटा का जो प्रेशर है वो भी दोबारा 80 मिलीग्राम ऑफ मर्क्यूरी में आएगा, यानी डायस्टोली आयोटा भी डायस्टोली फेज़ में है तो ये डायस्टोली 80 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी में आएगा, ठीक है। अब ये सारी इन्होंने बात की हुई है इसमें, एज सच इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये जो कर्व है ना, ये सारी वही बात है, ठीक है, ये सारी वही बात है जो हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा आपके लिए इसको रिवाइज़ कर दूँगी एक दफ़ा। अगर फिर भी वैसे अगर आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देखेंगे, नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको इस बात की समझ आ जाएगी, इसमें इतना कोई बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। लेकिन सॉरी, इसमें हम ना एक चीज़ देखते हैं, इसमें हमने बात की है, इसमें देखें, इसमें एक बात है इंपॉर्टेंट है, प्री लोड और आफ्टर लोड की डेफिनेशन। In assessing the contractile property of the muscle, it is important to specify the degree of the tension on the muscle which is begin to contract, which is called as a preload. Preload क्या है कि वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड होगा ना उसको हम कहेंगे प्रीलोड। वेंट्रिकल में अगर वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा है तो हमारे पास प्री लोड क्या है, ज़्यादा है। वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा है तो प्री लोड क्या है, ज़्यादा है। वेंट्रिकल में ब्लड कम है तो प्री लोड हमारे पास क्या है, कम है। एंड टू स्पेसिफाई द लोड अगेंस्ट देयर वेंट्रिकल मच एक्सर्ट इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स विच इज़ कॉल्ड आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मैं ज़रा आपको समझाती हूँ। इधर फॉर एग्जांपल मैं आफ्टर लोड इधर आपको बताती हूँ। देखें, ये है हमारे पास आयोटा है। आयोटा में किसी भी किस्म की यहाँ पे एम्बोलिज्म हो गई है, ठीक है, एम्बोलिज्म हो गई है, यहाँ पे कुछ ब्लड क्लॉट बन गया है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे जो प्रेशर है, अब इसके यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था ना, फॉर एग्जांपल अब हमें पता है यहाँ पे 80 मिलीग्राम ऑफ मर्क्यूरी है ना, ये आयोटा की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रिकल से हमारे पास जो ब्लड आ रहा होता है ना, आपको पता है कि वो हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पास आएगा 80 मिलीग्राम ऑफ मर्क्यूरी होने के बाद वो वेंट्रिकल की वेल्व्स जो है, ये वॉल्स आयोटिक वेल्व्स ओपन होंगे और फिर इसके अंदर जब ब्लड जाएगा। अब ये ब्लड आ रहा है ना, अब जब ये एम्बोलिज्म हुई है ना, तो इसमें एम्बोलिज्म होने की वजह से जाहिर है प्रेशर भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। प्रेशर भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, तो हम इसके वॉल्यूम के अगेंस्ट, इसके वॉल्यूम और इसके प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट ब्लड को फ्लो करवाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, आफ्टर लोड। ये है हमारे पास आफ्टर लोड की डेफिनेशन। ये हमारे पास मोस्टली मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ही होता है कि हमारे पास जो है कोई भी किसी किस्म का एम्बोलिज्म बन जाता है। प्री लोड क्या है, देखें, प्री लोड हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है एंड डायस्टली वॉल्यूम। प्री लोड का है एंड डायस्टली वॉल्यूम, यानी कंट्रैक्शन के एंड पे जो है हमारे पास जो है डायस्टली मतलब सिस्टली हमारे पास रिलैक्सेशन के फेज़ में। रिलैक्सेशन की बात की ना मैंने, यही कहा ना कि हमारे पास ब्लड ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्री लोड ज़्यादा होगा। ब्लड हमारे पास कब ज़्यादा होगा, कब हमारे पास ब्लड ज़्यादा होता है, जब हमारे पास एंड डायस्टली आती है कि डायस्टली वाला पीरियड अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है और सिस्टली का स्टार्ट होने वाला है, ये हमारे पास एंड डायस्टली है। यानी आफ्टर लोड वेंट्रिकल इज़ द प्रेशर इन द आयोटा लीडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल से जो प्रेशर आयोटा में जा रहा होता है वो होता है आफ्टर लोड, यानी हम उसको उसके अगेंस्ट मूव करवाते हैं, ठीक है।
ये अब नॉर्मली मूव होता है हमारे पास, अब नॉर्मल इसकी कंडीशन भी हो जाती हैं प्री लोड और आफ्टर लोड की, ठीक है। यही इन्होंने डिस्कस किया हुआ है इसमें। अब ये हमारे पास मोस्टली मेरे ख्याल में हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यस, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हम इसको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बेसिकली हमारे पास किस तरह, अब ज़ाहिर है किसी ना किसी चीज़ को किसी ना किसी ने रेगुलेट तो करना है ना, ठीक है। अब किसी ना किसी चीज़ को का उसके ऊपर इफेक्ट तो होगा ना हार्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये इसके ऊपर दो तरह के इफेक्ट है, इंट्रिंसिक कार्डिक रेगुलेशन है और उसका कंट्रोल ऑफ हार्ट थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट, यानी ऑटोनॉमिक। इंट्रिंसिक है और ऑटोनॉमिक है, ये दोनों हार्ट इफेक्ट हैं इसके ऊपर। इंट्रिंसिक में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इंट्रिंसिक में वी विल लर्न मोस्ट कंडीशन द अबाउट पार्ट बाय द हार्ट बीट, इट इज मोस्ट बाय द रेट ऑफ द ब्लड इनटू द फॉर्म कॉल्ड एज वीनस रिटर्न। ये कोई इतनी खास सच बात नहीं है, यहाँ बात देखते हैं। द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू अडेप्ट टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इनफ्लोइंग ब्लड इज कॉल्ड एज फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास किस तरह है। इससे फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म इन्होंने वो क्या कहा है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास आउटपुट जो हो वो इनपुट के इक्वल हो, कि जितना ब्लड हमारे पास जा रहा है एट्रिया से, फॉर एग्जांपल एट्रिया से वेंट्रिकल में जितना ब्लड जा रहा है, अब वो वेंट्रिकल से अयोर्टा में भी उतना ब्लड जाए। आउटपुट जितना हमने दिया है ब्लड का उतना ही हमें ब्लड इनपुट मिले, ठीक है। ये है हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने इस पैराग्राफ में इन्होंने बात बताई हुई है कि हमारे पास जो है वो सारा बात की हुई है कि इसका क्या फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म हमारे पास क्या था, कौन था ये सारा। और इधर इस तरफ आप एक ये बात देख लें, और स्टेटेड अनदर वे विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, कि देखिए एक लिमिट के अंदर ही जो ब्लड है वो हमारे पास पंप होगा ना बाहर, बॉडी से बाहर। अगर पैथोलॉजी में ही हमारे पास जो है वो लिमिट से बाहर चला जाएगा, हमारे पास एक ब्लड के वॉल्यूम की एक लिमिट है, उस वॉल्यूम के अंदर ही हमारे पास जो है उसने ब्लड को पंप आउट करना है, ठीक है। यानी ये है कि हमारे पास जितना ब्लड आया था सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा से जितना ब्लड आया था, अब अयोर्टा के थ्रू वो उतनी ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू उतना ही वो बॉडी को मिले। ये है हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म। अब उन्होंने यहाँ पे बात की है व्हाई इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म व्हेन एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल द कार्डियक स्ट्रेच टू द ग्रेटर, यानी हमारे पास जितना ही हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जितना ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है, जितना जैसे आपने सुना होगा जितनी बारिश ज़्यादा होगी उतना पानी ज़्यादा आएगा। इसी तरह ये है कि जितना हमारे पास ब्लड ज़्यादा आएगा उतना ही हमारे पास ब्लड जो है वो मतलब ब्लड ज़्यादा आ रहा है फॉर एग्जांपल। एंड हमने बात की कि हम फॉर एग्जांपल पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा किया तो हमारे पास एंड डायस्टली जो पीरियड है वो हमारे पास क्या हो गया, एंड डायस्टली पीरियड हमारे पास ज़्यादा हो गया। एंड डायस्टली पीरियड ज़्यादा हो गया तो अब हमारे हार्ट को जो है वो ग्रेटर स्ट्रेच यानी ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ेगी, और ग्रेटर फोर्स लगा के वो हमारे ब्लड को क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक यहाँ पर बात की हुई है, इसके अलावा जो ये इन्होंने इधर बात की, उन्होंने कहा हुआ देयर फॉर द स्ट्रेचिंग इन टर्न स्ट्रेच। अब मसल्स ने इतना भी स्ट्रेच नहीं होना, मसल ने स्ट्रेच इतना होना है कि मतलब एक पॉइंट पे जाके एक्टिन और मायोसिन के दरमियान क्रॉस ब्रिज बन सके, ठीक है। अब आपने देखा था कि जितनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेच ज़्यादा होता है ना उतना ही हमारे पास एक्टिन और मायोसिन मूवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी हमारे पास कंट्रैक्शन होती है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेच ना हो जाए कि हमारे पास ये दोबारा मिलने का कोई चांस ही ना रहे इनके पास। इसके अलावा इन्होंने बात की कि एबिलिटी ऑफ द स्ट्रेच वर्टिकल मसल का स्ट्रेच जो है वो हमारे पास ऑप्टिमम जो हमारे पास आउटपुट है हार्ट की उसको इंक्रीज़ करेगा, ये बात की इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कहा था इन एडिशन टू द इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द लेंथिंग ऑफ द हार्ट मसल स्टिल एंड इफेक्ट इंक्रीज इन द हार्ट पंपिंग व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज के जो है हमारे पास वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन वेंट्रिकल की स्ट्रेचिंग के अलावा एक और जो चीज़ है वो ये है कि द स्ट्रेच ऑफ द राइट एट्रियल वॉल डायरेक्टली इंक्रीज द हार्ट रेट बाय द 10 to 20%। ये इसके अलावा हमारे पास वेंट्रिकल को पंप करने के अलावा अगर हम एट्रियल में भी हमारे पास पंपिंग इफेक्ट, यहाँ पे हमने वेंट्रिकल की बात की थी सारी कि वेंट्रिकल के मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ब्लड ज़्यादा अच्छी तरह फ्लो हो सकेगा, एओर्टा में जाएगा। लेकिन हमारे पास एट्रियल में भी अगर फॉर एग्जांपल पंप जो है वो ज़्यादा हो गया है, एट्रियल का पंप भी ज़्यादा हो गया है, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एटीएल का पंप फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़्यादा हो गया तभी हमारे पास ब्लड ज़्यादा जाएगा और हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म होगा। लेकिन ये जो हमारे पास एट्रियल ब्लड है ना, ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म को इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, लेकिन ज़्यादा वो करता है हमारे पास कौन सा ज़्यादा हमारे पास वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेंट्रिकल फंक्शन कर्व्स क्या है हमारे पास।
ये जो है ये हम अगले टॉपिक में जाकर डिस्कस करेंगे, ये भी हम बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ इन्होंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिस्टमिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कर्व की बात करेंगे। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कर्व आपको देख रहे हैं कि हमारे देखे ब्लड के ऊपर कितना इफेक्ट है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक है और ये जो सिंपैथेटिक है, यहाँ पे ये सारा इनका कितना इफेक्ट है, कहाँ कहाँ हमारे ब्लड में ज़्यादा प्रेजेंट है, इनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक विच अबर्टली कि हमारे हार्ट में ये अबंडेंटली प्रेजेंट है। लेवल ऑफ द आर्टियर प्रेशर फॉर गिवन लेवल ऑफ आर्टियर प्रेशर द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड ईच ऑफन कैन इंक्रीज़ मोर देन 100% बाई, यानी अगर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है वो हमारे पास 100% इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर उससे इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा। लेकिन जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक अगर होगा तो वो एक्ट होगा तो हमारे पास जो है हार्ट रेट यानी आउटपुट है उसको 0% तक कम कर सकता है। सिंपैथेटिक जाहिर है सिंपैथेटिक ज़्यादा करेगा ना हार्ट रेट, सिंपैथेटिक में हार्ट रेट ज़्यादा होता है और पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट जो है वो हमारे पास कम होता है। ये इन्होंने बात की। आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारे पास हार्ट रेट किस तरह इंक्रीज़ होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो तकरीबन जो हमारे पास एडल्ट ह्यूमन है उसमें हमारे पास नॉर्मल 72 बीट्स है, लेकिन उसको 180 बीट्स 180 टू 200 और 250 तक देखें आप कितना ज़्यादा इसने बीट को इंक्रीज़ कर दिया हुआ है हार्ट रेट को। इसके अलावा जो फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन यानी जाहिर है अब फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन को भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ करेगा। जाहिर है कि हमारे पास ब्लड ज़्यादा आएगा तो ब्लड जो है वो ब्लड ज़्यादा आ रहा है यानी हमारे पास बीट्स को ज़्यादा करना है उसने, ठीक है, तो कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। कंट्रैक्शन ज़्यादा होने के लिए हमारे पास जो हार्ट की फोर्स है उसको भी ज़्यादा होना पड़ेगा। फोर्स ज़्यादा होगी तभी हमारे पास हार्ट कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हमारे पास जो है फोर्स को भी ज़्यादा करता है। ये भी आप साइड पे किसी स्टिकी पॉइंट पे लिख लें। डबल उसके अलावा हम बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ इंक्रीज द मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट। हमने देखा कि कार्डिक आउटपुट को भी हमारे पास जो है वो 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज़ करता है, जैसे हमारे पास 250 बीट्स पर मिनट तक ये लेके जा रहा है। इसके अलावा कन्वर्सें द इनहिबिटेशन यानी इनहिबिशन करेगा कि अगर कम कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो इससे हमारे पास ब्लड जो फ्लो पहले हमारे पास इतना ज़्यादा फ्लो हो रहा था वो कम हो गया, हमारे पास 30% जो है वो कम हो जाएगा, नॉर्मल से भी 30% कम हो जाएगा जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देंगे। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिड्यूस हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जाहिर है जो हम पैरासिम्पैथेटिक से आप ये पैराडाइज रख लेंगे, आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो है वो हम अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या करेगा हार्ट बीट को तकरीबन कुछ सेकंड के लिए रोक भी सकता है, ठीक है। या इसके अलावा जहाँ हमारे पास 70 बीट्स नॉर्मल है उसको ये हमारे पास 40 बीट्स तक ये ले गया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देख लें कितना ज़्यादा हमारे पास क्या है इफेक्टिव है, इसने कितना ज़्यादा हमारे पास हार्ट रेट को कम कर दिया, कितना हमारे पास। इसके अलावा जो है इन एडिशन स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन कैन डिक्रीज द हार्ट रेट को 20 to 30% भी इसने क्या कर दिया है इंक्रीज़ कर दिया है। 20 to 30% नॉर्मली देखें 20 to 30% ही इसने इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा हमने देखा जो वेगल नर्व है ये एट्रिया और नॉर्थ वेंट्रिकल, यहाँ फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें वेगल नर्व ये देखें ये कितने बस ये थोड़ी सी एट्रिया में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रिकल में भी थोड़ी सी प्रेजेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं प्रेजेंट है। जो ये हमारे पास जो सारी ये क्या नाम है सिंपैथेटिक चेन है ये सारी हमारे पास जो है वेंट्रिकल में ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, वेंट्रिकल में ये ज़्यादा प्रेजेंट है। वेगाई नर्व जो है हमारे पास आर्ट्रिया में ज़्यादा प्रेजेंट है और वेंट्रिकल में इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और पावर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जहाँ एट्रिया में ही ये पावर ऑफ कंट्रैक्शन के हार्ट को अफेक्ट कर रही होती हैं, तकरीबन हार्ट की जो रेट है उसको डिक्रीज़ कर रही होती हैं और ग्रेटर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ के ऊपर ये हमारे पास अफेक्ट ज़्यादा करती हैं। आप लिख लें कि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो हमारे पास स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारे पास जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हार्ट रेट फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देख लेते हैं हम ये कर्व है, ये कर्व में भी वही बातें हैं बार बार, ये आप खुद देख लीजिएगा। सॉरी ये वाला कर्व नहीं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कर्व है हमारे पास ये सारा वही है, आप देख लीजिएगा खुद इसको जल्दी जल्दी से। इसके अलावा हम पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन की बात करते हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम आयन किस तरह इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन है वो भी हार्ट रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे एक्सेस पोटेशियम आयन की एक्सेस हो गई हमारे पास जो है एक्सेस पोटेशियम आयन, तो आयन अगर हमारे पास ज़्यादा हुई तो हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, हाइपर पोलराइजेशन ज़्यादा हुई तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो है मतलब उसकी एक्शन पोटेंशियल जो स्टेट पे आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी की ज़रूरत होगी, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी पोटेशियम आयन की वजह से।
पोटेशियम आयन वो है डायलेटेड कर देता है हार्ट रेट को और फ्लैसिड याद रख लें कि पोटेशियम हार्ट को डायलेटेड और फ्लैसिड कर देता है। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ हार्ट रेट हमारे पास जितनी भी इम्पल्स हैं जिसने एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाना है उसको ब्लॉक कर देगा। या इसके अलावा फॉर एग्जांपल हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो हमारे पास अब नॉर्मल रिदम हो जाएगा और फिर इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। हार्ट रेट ब्लॉक हो एवी जो बंडल्स हैं वो सारे ब्लॉक हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। या इसके अलावा हमारे पास डायलेटेड एंड फ्लैसिड हो गया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हार्ट रेट जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन अगर फॉर एग्जांपल हाइपोक्लेमिया हो गया पोटेशियम आयन में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे पास क्या होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगी, बहुत नीचे की तरफ चली जाएगी। पहले हमने पढ़ा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास तकरीबन 80 to 90 के दरमियान होती है, तो ये बहुत कम हो के हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये 40 से तकरीबन 50 के दरमियान चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा डेट इज़ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैन पार्शियली डीपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन करेगा, कॉजिंग द सेल मेम्ब्रेन लेस नेगेटिव कर देगा। यही बात है इन्होंने जो हमने फिर हार्ट की फिर ज़ाहिर इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम आयन जो है वो एक्सेस कैल्शियम आयन जो है वो भी हमारे पास जो है कॉज करेगा हार्ट टू मूव देयर स्पेसिफिक कंट्रैक्शन, यानी जो हार्ट रेट है उसको क्या करेगा बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रैक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, यानी कार्डिक कंट्रैक्टाइल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर देगा। इसके अलावा जो कम अगर डेफिशिएंसी होगी हमारे पास ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, हार्ट जो है वो उसका काम करना जो है वो कम हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा जो है टेम्परेचर हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि इंक्रीज़ टेम्परेचर जो है वो जैसे हमारे पास फीवर हो गया है, हाइपोथर्मिया हो गया हमारे पास, तो इससे हमारे पास जो है वो हार्ट रेट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड अगर आपने फीवर में देखा होगा तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन अगर आपको हाइपोथर्मिया हो गया यानी ब्लड रेट आपका हार्ट रेट जो है अगर आपका टेम्परेचर कम हो गया तो आपका हार्ट रेट भी जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होगा तो कंट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, तो कंट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी हार्ट की और हार्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिक सिस्टम हैं वो यूजली हाई टेम्परेचर की वजह से वीक भी होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे पास pH रेगुलेटर्स होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे। इसके अलावा इंक्रीजिंग द आर्टियल प्रेशर लोड डज नॉट डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम फॉर एग्जांपल एट्रियल प्रेशर हमने वो देखा था कि फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में हमने देखा था कि वेंट्रिकल प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर हम एट्रियल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट इंक्रीज़ आएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कम इंक्रीज़ होगा, इतना ज़्यादा नोटेबल नहीं होगा हमारे पास। इसमें इन्होंने बस यही बात की हुई है। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग नॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एट नॉर्मल सिस्ली में हमारे पास 80 to 40 टेम्परेचर मिलीग्राम ऑफ मर्करी होता है। द कार्डिक आउटपुट इज़ डिटरमाइंड